हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनिया क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे आधुनिक भारत के कुछ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है कि श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता का पेड़ का पौधारोपण किसने किया था? तो यह किया गया था दोस्तों टिप्पू सुल्तान के द्वारा। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों, टिप्पू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण करके श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी का पौधारोपण किया था। जैकोबिन क्लब की स्थापना जो 1794 में फ्रांसीसियों द्वारा की गई थी। उसके बाद दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? तो ये थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इन्हें दोस्तों भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने के विचार के समर्थक थे और उन्होंने गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया, जिस कारण से उन्हें 1940 में गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न आता है कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है दोस्तों सिराजुद्दौला को। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सिराजुद्दौला दोस्तों बंगाल का अंतिम आज़ाद नवाब था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? तो यह बनाया गया था दोस्तों 1906 में। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न आता है कि भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? तो यह की गई थी दोस्तों अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कलकत्ता में की थी। वे सरकारी कला विद्यालय के मुख्य अध्यापक थे। उसके बाद दोस्तों, हमारा छठा प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? तो इन्होंने की थी दोस्तों बेलगाम में। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महात्मा गांधी दोस्तों 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्ष बने। वे केवल एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारा सातवां प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो उन्होंने की थी दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। और दोस्तों, इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र भी लिखा था। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों राजा राम मोहन राय को। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राजा मोहन राय को दोस्तों आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। भारत में पश्चिमी शिक्षा व अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की और साथ ही साथ सती प्रथा को समाप्त कराने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है कि राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग यह किस समाज सुधारक की रचनाएं हैं? तो यह है दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की रचनाएं। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल में हुआ था। वे प्रसिद्ध दार्शनिक, लेखक व स्वतंत्रता सेनानी थे। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है कि 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों, इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे बाजीराव द्वितीय के द्वारा। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों, बसाई की संधि पर 31 दिसंबर 1802 को हस्ताक्षर हुए। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक स्वतंत्रता सेनानी, कवि व लेखक थे। वे इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे और इन्होंने अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों की स्थापना की। इन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक लिखी थी, परंतु अंग्रेजों ने दोस्तों इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आता है कि गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो दोस्तों, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 5 मार्च 1931 को। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। और यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था।
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो यह पुस्तक लिखी गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों ज्योतिबा फुले के द्वारा यह पुस्तक 1873 में लिखी गई थी और यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है कि घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था। तो दोस्तों यह कहा गया था दांडी मार्च के दौरान, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से हुई थी और दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। इस यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी और यह दोस्तों 240 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसमें इन्होंने प्रतिदिन 10 किलोमीटर की यात्रा की और 24 दिनों तक यह यात्रा चली थी। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है कि किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया। तो यह दिया गया था दोस्तों होम रूल आंदोलन के दौरान, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसी आंदोलन के दौरान दोस्तों इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली, जिस कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली और अप्रैल 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है कि पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया। तो यह किया गया था दोस्तों बसाई की संधि के द्वारा। और दोस्तों बसाई की संधि 31 दिसंबर 1802 में बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि पूना की लड़ाई के बाद की गई थी। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई थी हिंद स्वराज नामक पुस्तक, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कितने जिले थे। तो दोस्तों इसमें कुल 26 जिले थे, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों 11 मई 1616 को ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स प्रथम द्वारा मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दिए जाने के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी अस्तित्व में आई थी। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है कि जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था। तो ये कहते थे दोस्तों विलियम हॉकिंस को, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद दोस्तों हमारा आखिरी और 20वां प्रश्न आता है कि प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है। तो यह दोस्तों कलकत्ता शहर में, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विद्यासागर सेतु को दूसरी हुगली सेतु भी कहा जाता है। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया था। तो ये थे दोस्तों इंडिया जीके के कुछ 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।